नमस्कार बच्चों, आइए नया पाठ शुरू करें व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय। प्रत्यय के विषय में आप भलीभांति परिचित हैं। हिंदी में आपने प्रत्यय पढ़ा हुआ है। प्रत्यय वास्तव में वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य प्रत्यय शब्द नहीं होते, वो शब्दांश होते हैं। शब्दांश शब्द होने के लिए दो स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो कई वर्णों का समूह हो और उसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता हो। तो प्रत्यय जो है वो शब्दों के वर्णों के समूह तो होते हैं, परंतु इसका निश्चित अर्थ नहीं निकलता। वो तभी शब्द बनते हैं जब वो किसी धातु या शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें शब्दांश कहते हैं। तो ये हमेशा शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं। जैसे पठ के साथ यदि तुमुन जुड़ता है तो पठितुम हो जाता है। पठ के साथ मिलकर पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। उसी प्रकार पठ के साथ त्वा प्रत्यय यदि मिलता है तो पठित्वा हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातु तो एक ही है पठ, लेकिन अलग अलग प्रत्ययों के जुड़ने पर अलग शब्द बन जाते हैं और वो जुड़ने के बाद ही अर्थ प्रदान करते हैं। पठ का अर्थ तो पढ़ना होता है, और लेकिन तुमुन के साथ यदि जुड़ जाए तो दोनों मिलकर उसका अर्थ हो जाता है पढ़ने के लिए। और पठ का अर्थ पढ़ना है, लेकिन जब त्वा के साथ जुड़ेगा तो बनेगा अर्थ पढ़कर, अर्थात पठित्वा। तो इस प्रकार प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। एक है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी धातु के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तो कृत प्रत्यय हमेशा धातु के साथ लगते हैं। धातु जैसे पट, हस, गम, चल, वद, ये सब धातुएं हैं, तो इनके साथ हमेशा लगते हैं ये प्रत्यय। और ये प्रत्यय हैं त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तक, ततु, शानस, क्षत्रि, तव्यत, अन्यर। ये सारे कृत प्रत्यय हैं जो कि हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय धातु के साथ नहीं बल्कि शब्द के साथ जुड़ते हैं। शब्द कोई संज्ञा हो सकता है, इनके साथ जुड़ते हैं। तो इनके अंतर्गत आने वाले प्रत्यय हैं मतु प्रत्यय, ठक प्रत्यय, णिनि प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय। ये सारे वे प्रत्यय है जो शब्द के साथ जुड़ते हैं या संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। और तीसरा प्रत्यय होता है स्त्री प्रत्यय। ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो ये इनसे शब्द का स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बाल है, बाल के साथ यदि टाप जुड़ेगा तो बाला अर्थ हो जाएगा। बाल का अर्थ बालक और बाला का अर्थ बालिका। उसी प्रकार नद के साथ डीप जड़ेगा तो नदी बन जाएगा। तो आ के साथ आ लगकर जब स्त्रीलिंग होता है तो टाप प्रत्यय होता है, और ई के साथ ई लगकर जब स्त्रीलिंग बनता है तो डीप प्रत्यय होता है। तो इसके अंतर्गत ये दो प्रत्यय हैं, टाप और डीप प्रत्यय। तो आइए शुरू करें। कृत प्रत्यय अर्थात वे प्रत्यय जो कि क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पहला है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय, त्वा का प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। जो पूर्वकालिक प्रत्यय आपने पढ़ा है हिंदी में, तो पूर्वकालिक प्रत्यय में आपने पढ़ा होगा कि पूर्वकालिक प्रत्यय के साथ कर या करके लगता है। जैसे वह पढ़कर विद्यालय जाता है, वह पढ़कर विद्यालय। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, विद्यालय जाता है मुख्य क्रिया, और उसके पहले एक क्रिया उसने कर ली होती है पढ़ने की। तो जो क्रिया पहले की जा चुकी है उसके साथ कर या करके लगता है, तो वही है पूर्वकालिक प्रत्यय। तो इसी के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब धातु के साथ लगता है त्वा प्रत्यय तो कर या करके अर्थ प्रदान करता है। अच्छा, इसमें जो परिवर्तन होता है वो ये है कि जो त्वा का क है वो क लुप्त हो जाता है। त्वा में जो क है वो क हट जाता है और त्वा शेष रह जाता है। तो जैसे गम के साथ यदि त्वा लगे तो बनेगा गत्वा,
पठ के साथ त्वा लगे तो बनेगा पठित्वा। कुछ धातुओं में ई जुड़ जाता है जिन्हें सेठ धातुएं कहते हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसमें प्रत्यय लग जाए तो ई लग जाता है, जैसे हमने देखा पठित्वा, और हस के साथ हसित्वा, चल के साथ चलित्वा। तो ये इन सारे धातुओं में ई लगा हुआ है। चल का चली, पट का पठी, हस का हसी, तो ये कहलाती है सेठ धातुएं। और जिनमें ई नहीं लगता है उसको कहते हैं अनिट धातु। बहरहाल चलिए हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। यह बालक है जो कि अपने दिनचर्या के विषय में बता रहा है कि मेरी दिनचर्या को पढ़िए। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ। दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, दंत धावनम कृत्वा मने दांत साफ करके उपवन जाता हूँ, बगीचे जाता हूँ। तो यहाँ पे कृत्वा है, अर्थात क्री धातु माने करना, उसके साथ त्वा मिलकर बना कृत्वा, करके। यहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। उपवने खेलित्वा गृहम आगच्छामि, उपवन में खेल कर घर आता हूँ। तो यहाँ पे है देखिए खेलित्वा, खेल के साथ त्वा मिला हुआ है, तो खेल के साथ त्वा मिलकर बना खेलित्वा, खेलकर। गृहे ईश्वरम ध्यात्वा, ध्यात्वा, ध्या के साथ त्वा मिलकर बना ध्यात्वा, घर में ईश्वर को ध्यान करके पठनाय विद्यालयम गच्छामि, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तत्र पाठम पठित्वा सायं, वहाँ पाठ को पढ़कर, पठित्वा पठ के साथ त्वा मिलकर बना पठित्वा, शाम को पुनः फिर से खेलनाय भई गच्छामि, खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। तत्र बालकैः सह इतस्ततः, वहाँ बच्चों के साथ यहाँ वहाँ धावित्वा, धावित्वा, धाव के साथ त्वा मिलकर बना धायित्वा, दौड़कर। व्यायाम कृत्वा च, अर्थात और व्यायाम करके, क्री के साथ त्वा कृत्वा, पुनः गृहम आगच्छामि, घर फिर से घर आ जाता हूँ। गृहे स्थित्वा, स्थित्वा मतलब रहकर, घर में रहकर, स्था के साथ त्वा मिलकर बना स्थित्वा। कार्याणि कृत्वा, कार्य करके, क्री के साथ त्वा कृत्वा। भोजनम खादित्वा च, और भोजन खाकर, खाद के साथ त्वा मिलकर खादित्वा, खाकर। च कथाम श्रुत्वा, और कथा सुनकर, श्रुत्वा, श्रु अर्थात सुनना, श्रु के साथ त्वा मिलकर बना श्रुत्वा, सुनकर। पुनः शयनाय गच्छामि, फिर से सोने के लिए जाता हूँ। शयन काले अहम सदा ईश्वरम स्मृत्वा, शयन काले उन्हें सोने के समय हमें सदा ईश्वरम स्मृत्वा, स्मृ अर्थात याद करना, स्मृ के साथ त्वा मिलकर बना स्मृत्वा, याद करके। एव ही शयनम करोमि, सोते समय मैं सदा ईश्वर को स्मरण करके ही शयन करता हूँ, सोता हूँ। तो यहाँ हमने देखा क्री के साथ त्वा कृत्वा बना, खेल के साथ त्वा मिलकर खेलित्वा बना, ध्या के साथ त्वा मिलकर ध्यात्वा बना, पट के साथ त्वा मिलकर पठित्वा बना, धाव के साथ त्वा मिलकर धावित्वा बना, और स्था के साथ त्वा मिलकर स्थित्वा बना। खाद के साथ त्वा मिलकर खादित्वा, श्रु के साथ त्वा मिलकर श्रुत्वा, और स्मृ के साथ त्वा मिलकर स्मृत्वा। इस प्रकार इन सारे शब्दों में हमने त्वा प्रत्यय का प्रयोग देखा। तो यह स्पष्ट हुआ कि जो त्वा प्रत्यय है वो पूर्वकालिक प्रत्यय है, जिसमें धातु के साथ लगता है। यह कृत प्रत्यय है, धातु के साथ प्रयोग होता है, और धातु के साथ त्वा मिलकर कर या करके का अर्थ प्रदान करता है। तो इत्वा हो जाता है या त्वा हो जाता है। अब आगे बढ़ें। अगला प्रत्यय ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी पूर्वकालिक प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है। ल्यप प्रत्यय का भी वही अर्थ है जो त्वा प्रत्यय का अर्थ है, अर्थात ल्यप का भी अर्थ होता है कर या करके के लिए। ल्यप का अर्थ है करके, वही जो हमने त्वा प्रत्यय में देखा। यहाँ पे ल्यप जब जुड़ता है तो ल्यप का जो ल है और प है, दोनों का लोप हो जाता है। मतलब
प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण ल और अंतिम वर्ण प दोनों हट जाता है और अंत में शेष य बचता है, शेष य रह जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ल्यप प्रत्यय हमेशा उपसर्ग के साथ लगता है, अर्थात ल्यप का जब प्रयोग होता है तो सामने धातु के सामने उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और अंत में य ल्यप का य। जैसे गम धातु, गम के साथ यदि ल्यप का प्रयोग करेंगे तो सामने अनु लग जाएगा, तो अर्थ प्राप्त होगा अनुगम्य। तो यहाँ हमने देखा गम धातु, उसके सामने अनु प्रत्यय और अंत में ल्यप प्रत्यय मिलकर बना अनुगम्य। तो यहाँ पे हमने देखा कि बीच में जो है वो धातु है गम धातु, उसके अंत में ल्यप का य और उसके प्रारंभ में उपसर्ग अनु। अब ध्यान रखने की बात यह है कि उपसर्ग अलग अलग धातु के साथ अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग होता है। जिस प्रकार अंग्रेजी में हमने प्रीफिक्स पढ़ा है, उसी प्रकार उपसर्ग भी प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे रिस्पॉन्सिबल के सामने हमेशा इर लगता है, अन नहीं लगता है। एम्प्लॉयमेंट के सामने अन लगता है, इर नहीं लगता, ठीक है। कंप्लीट के सामने इन लगता है, इनकम्प्लीट। उसी प्रकार पर्टिकुलर धातु के लिए कुछ विशेष प्रत्यय ही निश्चित हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग हमेशा धातु के सामने होता है। तो आइए इसके अंतर्गत भी एक उदाहरण को देखें जिससे यह प्रत्यय स्पष्ट हो जाए। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ। प्रातः विधिं च समाप्य भ्रमणाय गच्छामि। प्रातः विधि मतलब दैनिक कार्य, दैनिक रूटीन। समाप्य, अब देखिए यहाँ पे समाप्य में ल्यप प्रत्यय है, तो ल्यप प्रत्यय है अर्थात अंत में जो य है वो ल्यप का य है और सामने में सम उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात सम उपसर्ग के साथ आप धातु और ल्यप प्रत्यय। तो सम प्लस आप प्लस ल्यप मिलकर बना समाप्य। समाप्त करके डेली रूटीन को समाप्त करके भ्रमण के लिए जाता हूँ। भ्रमणम पूरीकृत्य, भ्रमणम पूरीकृत्य गृहम् आगच्छामि। तो यहाँ पे देखिए क्री धातु है और उसके सामने पूरी उपसर्ग लगा हुआ है और ल्यप प्रत्यय है। तो भ्रमणम पूरीकृत्य गृहम्, भ्रमण पूरा करके घर आता हूँ। गृहे स्नानम कृत्वा, कृत्वा यहाँ पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। प्रातरासम च समाप्य कार्यम करोमि। समाप्य फिर से सम आप ल्यप। तदा कार्यस्य पश्चात किंचित विश्रम्य च, फिर काम के पश्चात थोड़ा सा विश्राम करके। यहाँ पे देखिए विश्रम्य में ल्यप प्रत्यय है, अंत में यह है और ल्यप प्रत्यय की पहचान है कि हमेशा अंत में यह होता है। तो अंत में यह है तो ल्यप प्रत्यय और बीच में श्रम धातु और उसके सामने वी उपसर्ग, अर्थात वी प्लस श्रम प्लस ल्यप मिलकर बना विश्रम्य, अर्थात विश्राम करके। उत्थाय, उत्थाय में भी ल्यप प्रत्यय है, तो उत्थाय में उत उपसर्ग स्था धातु और ल्यप प्रत्यय, उत स्था ल्यप। च चाय पानात निवृत्य, निवृत्य वृत्त उपसर्ग वृत्त धातु नि उपसर्ग और अंत में ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निवृत्त। मैंने निवृत्त होकर फिर से कार्य करता हूँ। ऊपर लिखे जो रंगीन पद हैं वे ल्यप प्रत्यय युक्त हैं। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी त्वा प्रत्यय के अर्थ में ही होता है। यहाँ हमने देखा समाप्य, तो समाप्य जो बना है वो सम आप और ल्यप। यहाँ आप धातु है, सम उपसर्ग है और अंत में ल्यप प्रत्यय। उसी प्रकार पूरीकृत्य, पूरीकृत्य में पूरी उपसर्ग क्री धातु और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना पूरीकृत्य, मैंने पूरा करके। विश्रम में देखा हमने, विश्रम में वी उपसर्ग श्रम धातु और ल्यप प्रत्यय, अर्थात विश्राम करके। उत्थाय देखा हमने, उत्थाय में उत उपसर्ग स्था धातु और ल्यप प्रत्यय तीनों मिलकर बना उत्थाय। उसी प्रकार निवृत्त में हमने देखा नि उपसर्ग वर्त धातु और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निवृत्त। तो ये हमने इस अनुच्छेद में देखा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ल्यप प्रत्यय के उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। पट के साथ सम उपसर्ग लगकर बना सम, पट और ल्यप मिलकर बना संपठ्य। उप श्री
और ल्यप मिलकर बना उपसृत्य। उपसृत्य माने चलकर। ईक्ष निर् उपसर्ग के साथ ईक्ष धातु मिलकर ल्यप प्रत्यय के साथ बना निरीक्ष, निरीक्षण करके। प्र उपसर्ग के साथ कूर्द धातु और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना प्रकूर्द अर्थात कूद कर। उसी प्रकार आ उपसर्ग के साथ गम धातु मिलकर बना आगम्य और उप उपसर्ग के साथ गम धातु मिलकर बना उपगम्य। सम उपसर्ग के साथ व्री धातु मिलकर बना संवृत्त। इन सब में ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ध्यान रखें। और सम उपसर्ग के साथ दृश्य धातु मिलकर बना संदृश्य। प्र उपसर्ग के साथ श्री धातु मिलकर बना प्रसृत्य। तो यहाँ पे प्रसृत्य श्री का अर्थ होता है सरकना, लेकिन प्र यदि लग जाए तो उसका अर्थ होता है फैलाकर। परीक्ष परि उपसर्ग के साथ ईक्ष धातु मिलकर बना परीक्ष। आ उपसर्ग के साथ व्री धातु और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना आवृत्य। आवृत्य मतलब ढककर। आ उपसर्ग के साथ नि धातु और ल्यप प्रत्यय मिला तो बना आनीय। तो इस प्रकार ल्यप प्रत्यय में धातु के सामने उपसर्ग लगता है और धातु के बाद ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और इसके पश्चात ल्यप का अंत में य शेष बचता है और धातु के सामने उपसर्ग लग जाता है। तो इस प्रकार त्वा और ल्यप ये दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय के उदाहरण हैं। इन दोनों का अर्थ होता है कर या करके के लिए। तो मुख्य क्रिया के समानांतर उसके पूर्व जो क्रिया समाप्त हो गई होती है उसके बाद मुख्य क्रिया होती है, उसके लिए इन दोनों धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़कर विद्यालय जाता हूँ तो अहम पठित्वा विद्यालयम गच्छामि या अहम संपठ्य विद्यालयम गच्छामि। यदि पठित्वा होगा तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग और संपठ्य है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। तो इस प्रकार त्वा और ल्यप प्रत्यय को हमने आज समझा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को भली भांति ये दोनों प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ अन्य प्रत्ययों के साथ। नमस्कार।